अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम 7वें जमात की उर्दू किताब का तीसरा सबक इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल के सबक में हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ वाक़ात के बारे में पढ़ा। ऐसे वाक़ात क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा हमारे लिए मशअल राह है, लेकिन इसमें से कुछ वाक़ात ऐसे हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों के साथ भी हमेशा अच्छा बर्ताव किया, और उन्हीं वाक़ात को हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आपका सफ़र नंबर 22 है। एक बुढ़िया का मामूल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने से गुजरते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती। कहते हैं कि एक रास्ता था जहाँ से रोज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, तो यहाँ पर एक बुढ़िया का घर भी था। इस बुढ़िया का मामूल था, रोज़मर्रा का काम था कि ये जो ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरते तो वो इस पर ऊपर से ये कूड़ा करकट फेंकती। एक रोज़ जब इस मामूल में फ़र्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गुजरे तो इस मामूल में फ़र्क आया, यहाँ आज किसी ने कूड़ा करकट नहीं फेंका। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रुक गए और मालूम किया कि आखिर माजरा क्या है। तो इसे आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि वो बुढ़िया आज बीमार है, काफ़ी बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो देखने और हाल पूछने गए, तो ये इसी वक्त इस बुढ़िया का हाल पूछने इसके पास पहुंच गई। बुढ़िया पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि आप फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। तो इस बर्ताव से इस बुढ़िया पर क्या असर हुआ कि ये ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक और बेनज़ीर इखलाक और रहम करम के फैज़ से वो लोग भी महरूम नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न इखलाक और सलूक था, जो अच्छा बर्ताव था दूसरों के साथ, बेमिसाल आपके जो इखलाक थे और रहम करम के फैज़ से, इससे फ़ायदा, इसके फ़ायदे से, इन इखलाक के फ़ायदे से वह लोग भी महरूम नहीं रहे, वह लोग भी नाकाम दूर नहीं रहे जिन्होंने ज़िंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, जो हमेशा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते रहे और तरह तरह से सताते रहे, जिन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीक़ों से सताया। मुनाफिकों का सरदार जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबय था, आपने अब्दुल्ला बिन उबय का नाम सुना होगा। ये वो शख्स था जिसने सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में सताया। ये मुनाफिक था। बज़ाहिर देखने में इसने ईमान लाया था, लेकिन असल में यह हमेशा इस्लाम दुश्मन रहा है। जब अब्दुल्ला बिन उबय आपका बड़ा दुश्मन था, वो आपको सताते और तकलीफ पहुंचाने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, लेकिन जब वो फावत हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, वो वफात पा गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार कर कफन के लिए दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या एहसान किया कि अपना कुर्ता इसके कफन के लिए दे दिया। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इखलाक की मिसाल कहाँ मिलेगी? तो ये ऐसी मिसालें हमें कहीं पे भी किसी भी जगह नहीं मिलेगी। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू से आला और अजीम इखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हर एतबार से, हर पहलू से, आपकी ज़िंदगी का हर गोशा आला इखलाक और अजीम इखलाक, आला और अजीम इखलाक से बड़ा बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को मिसाली इखलाक और बेमिसाल किरदार का अमली दर्ज दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को, तमाम इंसानियत को बगैर मज़हब व मिल्लत के इखलाक और किरदार का अमली दर्ज दिया है।
एक तो बातों से किसी को हम कोई अच्छा काम करने के लिए कहेंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर खुद अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का अमली सबूत पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आपके आला इखलाक का इनकार नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आपके जो आला इखलाक हैं, उन जो आपके मुखालिफ थे या बहुत बड़ा दुश्मन या आप इस्लाम मज़हब न मानने वाले थे, वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते थे। तो ये था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ जो वाक़ात हमने पढ़े। इसमें अब कुछ अल्फाज आए हैं, वो अल्फाज तो आपने इससे पहले भी मुख्तलिफ इन जगहों पे जब हम ये पढ़ रहे थे पिछले 2-3 दिन से, तो साथ साथ हम वो भी लिखते जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भी वो अल्फाज हैं इस किताब में। आपका जो पेज है 24, इसमें ये अल्फाज हैं। आप इन्हें गौर से देखोगे, इन्हें अच्छी तरह पढ़ोगे और जहन में रखोगे, और कल के सबक में इंशाअल्लाह हम इसमें जो सवालात पीछे दिए गए हैं वो सवालात पढ़ेंगे और उनका जवाब मैं आपके इस कॉपी पर लिख के रखूँगा, और बाद में आप इसी वीडियो के ज़रिए आप वो सवालात अपनी कॉपी पे तहरीर कर सकते हो। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और टॉपिक का नाम है हाउ मैप्स ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस, कि ग्लोब और मैप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं, हमारी कैसे मददगार हैं। तो पहले हिस्से में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, और कल का जो टॉपिक था वो मैप्स के बारे में था। उसमें हमने मैप्स के मुख्तलिफ अक़साम जो थे उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने जो आज का टॉपिक हमारा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो कल के सबक में हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा कि एक अच्छे मैप में 3 चीज़ों का होना लाजमी है। पहली चीज़ जो उसमें है वो है डिस्टेंस, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन, और तीसरा सिंबल। हमने डिस्टेंस के मुतालिक कल के सबक में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की कि एक अच्छे मैप में जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की थी कि स्केल का मतलब है, चूंकि हम जो मैप हमें ड्रा करना होता है, बनाना होता है, एक बड़े हिस्से का एक छोटे कागज़ के टुकड़े पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम, चूंकि वहाँ डिस्टेंस जो होती है किलोमीटर्स में होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैप पर हम उसको कैसे दिखाएंगे, उसे हम स्केल कहते हैं। यानी अगर हमने मैप पर 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर रखा है, तो इसका मतलब हुआ अगर 2 शहरों के दरमियान 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो मैप पर यह डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से दिखाई जाएगी। तो इस तरह स्केल जानकर हम किसी भी वक्त 2 शहरों के दरमियान, 2 मुल्कों के दरमियान, या 2 एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशन, इनके दरमियान की डिस्टेंस जान सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस डिस्टेंस से हमें मिलती है, और इसके मतलब कल हमने पढ़ा। तो अब हम इसके आज के दूसरे हिस्से पे आएंगे। जो दूसरा चीज़ यहाँ, दूसरा कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन से हमें क्या कुछ जानने को मिलेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैप है। हम आपने गौर किया होगा इस मैप में जो ऊपर की साइड में, राइट साइड में एक लकीर लगी होती है जिसे हम नारद कहते हैं। एन वहां लिखा जाता है, वो नारद कहलाता है।
एक बार हम ये एक डायरेक्शन जान गए कि इस शहर का जहाँ पर हम हैं इसका नॉर्थ या इस गांव में या इस टाउन का नॉर्थ कहाँ है, किस साइड में है, तो हम दूसरे डायरेक्शंस अच्छी तरह जान सकते हैं। हमें क्या करना है, मैप के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ है। चूंकि नॉर्थ साइड हम जान गए तो हम नॉर्थ साइड इस मैप को जमीन पर फैला के नीचे इसी नॉर्थ साइड के तरफ अपना मुंह करेंगे और यहाँ जो हमारा बैक वाला साइड होगा वो साउथ होगा, जो राइट साइड हमारा होगा वो ईस्ट होगा और जो लेफ्ट साइड में ये आएगा वो वाला वेस्ट होगा। तो इस तरह हम इस एरिया के बारे में जान गए कि हम किस जगह, मान लेते हैं हम रोड के जरिए एक गांव में पहुंच गए। अब इस गांव में हमें पता है कि हम जब पहुंच गए तो नॉर्थ कहाँ पर है। हम इसी डायरेक्शन में बैठकर नक्शे से ही जान सकते हैं कि अब अगर हमें कहीं बीच में हम पहुंच गए तो अगर हमें प्ले ग्राउंड में पहुंचना है, स्कूल में पहुंचना है, पोस्ट ऑफिस पे जाना है या मार्केट में जाना है तो हमें कहाँ जाना होगा, किस डायरेक्शन में जाना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डायरेक्शन का। तो एक बार एक डायरेक्शन जानने के बाद हम बाकी डायरेक्शन खुद ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा, ये रिंग सा बना हुआ है, ऊपर नॉर्थ है और इसके सीधे नीचे साउथ है। अब अगर हम अपना चेहरा, अपना मुंह नॉर्थ साइड में करेंगे तो हमारे जो दायां हाथ होगा उस साइड में ईस्ट होगा और जो बायां हाथ होगा वहां पर वेस्ट होगा। तो ये चीजें, ये डायरेक्शंस या इनके बीच वाली जो डिस्टेंस है, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर हमें जाना है तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसी तरह साउथ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है और साउथ वेस्ट होता है। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं जो हमें मैप में मिलते हैं और इनसे हम अपनी उस जगह पर, अपने उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं जो टारगेट हमारा होगा। तो इस तरह मैप ये प्लेसेस लोकेट करने में भी हमें मदद फराहम करता है। एक और चीज जो तीसरी, जो थर्ड कंपोनेंट है मैप्स का, जो जरूरी होना चाहिए, वो है सिंबल। अगर हमारे हाथ में कोई मैप है तो इस मैप में चूंकि अगर सारी चीजें एक तरीके से ही दिखाई जाए तो कंफ्यूजन होगा कि कौन कहां पर है। इसके लिए मैप मेकर जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ साइनें तरतीब दी है। मसलन जो ऑर्चर्ड्स हैं या फॉरेस्ट्स हैं उनके दिखाने के लिए अलग कलर दिखाया गया होगा। जहाँ पे ये आबी ज़खायर होंगी उन्हें दिखाने के लिए अलग होगा। ओशंस, रिवर्स, इनको दिखाने के लिए एक अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये सिटीज़ होंगी, इनको दिखाने के लिए अलग कोई कलर चूज़ किया जाता है। तो इस तरह या कोई सिंबल लिया जाता है, जिस तरह हम आम तौर पर भी फाउंटेन को हम गोल से दिखाते हैं। कहीं पे कोई श्राइन होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई मंदिर होगा, उसको थोड़ा ये स्क्वायर शेप में और ऊपर से वो बाम सा लगा देते हैं, उसका वो चढ़ा देते हैं ऊपर, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे श्राइन है। तो ये दीज आर सिंबल्स। ये सिंबल्स भी हमें किसी जगह की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बहुत मदद फराहम करते हैं। अब इन सिंबल, चूंकि ये मैप मेकिंग का जो फन है ये एक साइंस अब बन चुका है और पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए कुछ मुख्तलिफ सिंबल्स, मुख्तलिफ कलर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे सिंबल्स को जो पूरे दुनिया में यकसान तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। ये कन्वेंशनल सिंबल्स हम मैप्स में देखकर, जिस तरह अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें पूरा ये मैप जो है, ग्लोब देखेंगे या मैप देखेंगे तो पूरा का पूरा ब्लू लगता है। वजह यह है कि जमीन पर सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो पानी से गिरा हुआ है और इसीलिए हमें ज्यादातर यहाँ पर ब्लू पोर्शन ही दिखाई देता है। और कहीं कहीं पर हमें कुछ हिस्सों में ग्रीनरी दिखाई देती है, वो फॉरेस्ट लैंड्स को
रिप्रेजेंट करते हैं। कहें कुछ थोड़ा भूरा रंग का होता है, वो जो पॉपुलेटेड एरिया होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। और कहें एरोज से हम एयरवेज या रेलवेज या जो दूसरे रोड्स हैं, नेशनल रोड्स या जो लोकल रोड्स हैं, इनको दिखा सकते हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं। और इन तीनों चीज़ों के बगैर अगर हम मैप को पढ़ना चाहेंगे तो मैप इनकम्प्लीट होगा। तो ये था मैप्स के सिंबल्स के बारे में, या इनके ये कंपोनेंट्स इसके बारे में। तो कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे और कौन कौन सी चीज़ हमें यहाँ इनके बारे में पढ़ने को मिलेगी।